जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ फोर्स और आज का लेक्चर नंबर हमारा 87। लेक्चर नंबर ठीक है ना? प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 6 जो सेकंड लास्ट चैप्टर था हमारा, और लास्ट चैप्टर कंपनी लॉ का था। फिर हमारा चैप्टर 1 रह जाएगा ना, सिर्फ बिजनेस लॉ का, लीगल इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम वाला। इस चैप्टर में हम इस लेक्चर में हम अपने चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट करेंगे, जो कि रिलेट करता है मॉर्गेज एंड चार्ज से। इस चैप्टर की ब्रीफ इंट्रोडक्शन या आपको मैंने बताया था कि इस चैप्टर में हमने डिस्कस क्या करना है कि कंपनी को फॉर एग्जांपल लोन चाहिए, तो हम लोन ले सकते हैं। यानी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से शुरू हमने किया था कि कौन कौन से सोर्सेज हैं, वो पूरी हिस्ट्री जो है वो कि कहाँ कहाँ से लोन ले सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। और फिर हमने बात की एट द एंड के सिर्फ कंपनी की बात करेंगे कि कंपनी क्या लोन ले सकती है। तो आपने कहा सर बिल्कुल कंपनी लोन ले सकती है। कंपनी का अगर कैपिटल कभी रिड्यूस हो जाए, कभी कंपनी को कैपिटल चाहिए होता है अपने ऑपरेशंस के लिए या किसी प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए, तो इसके लिए कंपनी क्या करती है? लोन लेती है। अब इसके कुछ रिक्वायरमेंट्स थे कि कंपनी लोन लेती है तो कहां से ले सकती है कंपनी लोन? बैंक से लोन ले सकती है, इंडिविजुअल से यानी जनरल पब्लिक से लोन ले सकती है, डिबेंचर्स इशू कर सकती है लोन ले लें, और लोन लेने के बाद बताएं साहब क्या करते हैं? ये कंपनी अपने एसेट पे मॉर्गेज, प्लेज या चार्ज क्रिएट करवाती है। इस बात का क्या मतलब था कि लोन कोई हमें फ्री में नहीं देगा। लोन देने वाला क्या करेगा? हमारे किसी एसेट पे अपनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट रखेगा। व्हाट इज सिक्योरिटी इंटरेस्ट? ताकि उसका जो ये लोन हो वो सिक्योर्ड रहे। सिक्योर्ड रहे मींस कि कभी कल कला को कंपनी पे ना कर सके, तो जिस पे उसने अपनी सिक्योरिटी एंड इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया है, वो बेच के अपना पैसा यानी अपना लोन रिकवर करवा सकें। ठीक है? आप लोगों को आप लोगों ने किसी को लोन देना है तो आप लोग भी चाहेंगे ना ये पैसा कल को डूबे ना, वापस मिले आपको। तो कैसे इंश्योर करेंगे कि ये पैसा वापस मिलेगा आपको? बताएं शाबाश। आप जमानत के तौर पे कोई चीज रखवा लेते हैं। होता है ऐसे कि नहीं होता? हम बिल्कुल ऐसे करते हैं, जमानत के तौर पे कोई चीज रखवा लेते हैं। तो इधर भी ऐसे होता है कि लोन देने वाली पार्टी जमानत के तौर पे कंपनी के किसी एसेट पे या होल एसेट्स पे, होल कंपनी पे चार्ज क्रिएट करवाते हैं। ठीक है? या प्लेज या फिर मॉर्गेज क्रिएट करवा लेते हैं। क्लियर हो गई बात? यही था ना? अच्छा, और क्या हमने डिस्कस किया था इसमें? ये तो सिर्फ बोरिंग पॉर है। अच्छा, कौन सी कंपनी लोन ले सकती है? कोई भी कंपनी साबस लोन ले सकती है, कोई भी कंपनी लोन ले सकती है। अच्छा, लेकिन बताएं साबस, क्या फ्रीली लोन ले सकती है? प्राइवेट कंपनी है तो फ्रीली लोन ले सकती है साबस। पब्लिक कंपनी है तो शाबाश। पब्लिक लिस्टेड कंपनी है तो क्या करना पड़ेगा? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्टेन करेंगे। अच्छा, इसके बगैर क्या हम लोन नहीं ले सकते? नहीं, इसके बगैर जो है वो आपको पता है कि सारे बोरिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? वॉइड होते हैं। शाबाश, क्या होंगे? वॉइड होंगे। बिस्मिल्लाह। आप बताओ। पहले लिस्टेड लिखा हुआ था? नहीं, क्या मतलब पहले लिस्टेड लिखा हुआ था? मैंने कटवाया कहीं? कौन सी कंपनी के लिए? क्या लिखा हुआ है? पब्लिक लिखा हुआ है, पब्लिक लिस्टेड लिखा हुआ है?
पब्लिक कंपनी के लिए, पब्लिक कंपनी के लिए, ये लिस्टेड के लिए नहीं, पब्लिक कंपनी के लिए। आपको पता है पब्लिक में दोनों आ जाएंगे, लिस्टेड भी और अनलिस्टेड भी। ऐसा क्यों? पब्लिक कंपनी के लिए क्यों? आपको पता है स्टेक होल्डर्स ज्यादा होते हैं, ज्यादा पब्लिक का इंटरेस्ट होता है इसमें, जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट होता है, चाहे वो लिस्टेड हो ना हो, चाहे वो लिस्टेड हो ना हो, लेकिन जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। अच्छा, इसके अलावा एक रिस्ट्रिक्शन और भी है, डायरेक्टर्स के, शाबाश, डायरेक्ट, वो क्या रिस्ट्रिक्शन थी? डायरेक्टर्स ने अगर ये लोन लेना हो तो ये कौन सी कंपनी के लिए? पब्लिक कंपनी के लिए। फिर एवरी कंपनी, शाबाश, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, हर कंपनी के डायरेक्टर्स जब लोन लेंगे, यानी ये तो जनरल रिक्वायरमेंट है ना, लोन लेने से पहले क्या करना पड़ेगा? बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे, बोर्ड मीटिंग होगी, उसमें यह फैसला होगा कि हमने लोन लेना है, कितना लेना है। लॉ ने बताया है क्या? नहीं बताया। तो जब लॉ ने नहीं बताया तो फिर अपनी मर्जी से जितना मर्जी लोन ले लो। हाँ, अगर तो आर्टिकल्स चाहे तो इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, यानी लिमिट लगा सकते हैं कि इससे ज्यादा लोन खुद ये डायरेक्टर्स नहीं ले सकते। बताएं शाबाश, कि अगर उससे ज्यादा लोन लेना हो तो जितना 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 आर्टिकल्स में स्पेसिफाई हुआ है, स्पेशल रेजोल्यूशन बाय मेंबर्स इन जनरल मीटिंग। शाबाश, जनरल मीटिंग में, क्योंकि देखो अगर तो वो बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू वो ले सकते हैं तो फिर तो वो बहुत ज्यादा ले लेंगे सारे डायरेक्टर्स मिलके, ठीक है ना, फिर तो मसला हो सकता है। अच्छा, अब एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा, सर कि ये कंपनी अगर नॉर्मल बिजनेस के लिए लोन ले रही है, ऐसे ही इतना सवाल, ये नॉर्मल बिजनेस बता सकते हैं मुझे? जी, उसमें तो उधार चीजें खरीदते भी हैं, उधार चीजें बेचते भी हैं, ऐसी है ना, उधार चीजें खरीद, ये भी तो लोन एग्रीमेंट है ना, ये भी तो लोन है ना। ये नॉर्मल ट्रेड, नॉर्मल ट्रेड में है, ये यूजुअली अनसिक्योर्ड होते हैं। जैसे एग्जांपल इसकी सुने, आप जो है वो घर के सामने जो छोटा सा करियाना स्टोर है, वहां से सुबह के नाश्ते के लिए 2 अंडे लेते हैं। बताइए क्या वो ये कहता है घर के कागजात दो फिर अंडे दूंगा? आप पूरा, अक्सर ऐसा होता है कि पूरा महीना चीजें खरीदते हैं आप और बाद में पेमेंट कर देते हैं, या पूरा हफ्ते की चीजें खरीद लेते हैं उसके बाद पे कर देते हैं। ऐसे हम यूजुअली करते हैं कि नहीं? ये बिजनेस में चलता है, ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। हाँ, आपने लोन स्पेसिफिकली इससे हटके किसी और काम के लिए लेना हो तो फिर इस सूरत में आपको फिर इसको सिक्योर करवाना पड़ेगा। इसके लिए फिर क्या करेंगे, हम चार्ज क्रिएट करवाएंगे, प्लेज या मॉर्गेज, हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है। शाबाश। अच्छा, एक और सवाल भी था जी दोस्त, आपको क्या सवाल था? डायरेक्टर वाला क्या सवाल पूछा था? हाँ, ये लोन अपने लिए है या फिर ये कंपनी के लिए है? कंपनी की बात हो रही है यहां पे इस चैप्टर में। डायरेक्टर्स जो अपने लिए लोन ले रहे थे वो चैप्टर 3 में बात हो चुकी थी कि डायरेक्टर्स क्या कंपनी से लोन ले सकते हैं? हाँ, डायरेक्टर कंपनी से लोन ले सकते हैं। उसके लिए जो है वो अपने इसके कंडीशंस है, स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू होगा और बस छोड़े वो, ये हमें भूल जाएंगे कंडीशंस। अच्छा ठीक है, लोन लिया, अब कितने टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज जो है वो पॉसिबल है? 3। मॉर्गेज, व्हाट इज मॉर्गेज? इमूवेबल प्रॉपर्टी पे मॉर्गेज होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेना अपने अपने कब्जे में, पोजेशन, सच सिर्फ राइट्स ट्रांसफर होते हैं मॉर्गेज में, पोजेशन नहीं। तो प्लेज में क्या होता है? सब मूवेबल प्रॉपर्टी को प्लेज करवाते हैं, ठीक है। और इसमें मूवेबल या इमूवेबल?
प्लेज में, मॉर्टगेज में। अच्छा फिर से बताएं, मॉर्टगेज, शाबाश, इमूवेबल प्रॉपर्टी के राइट्स से ट्रांसफर होते हैं, और ठीक है, और प्लेज के केस में मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, बिल्कुल ठीक है, शाबाश, ठीक है। प्लेज क्रिएट होता है किस पे? मूवेबल प्रॉपर्टी पे, और मॉर्टगेज इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर है। प्लेज में पोजीशन, शाबाश, ट्रांसफर करते हैं, मॉर्टगेज में पोजीशन नहीं ट्रांसफर होते, शाबाश। और चार्ज क्या है? शाबाश, इसमें लीगल टाइटल ट्रांसफर नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? ना पोजीशन ट्रांसफर, ना लीगल राइट्स दे रहे हैं, तो हाँ, बस ये है कि हमारे पास ऐसे राइट्स आ गए हैं कि जब भी वो इसको बेचेगा तो हमसे पूछ के बेचेगा। डिपेंड करता है कि वो कौन सा चार्ज हमने क्रिएट किया है। चार्ज कौन से थे? दो टाइप्स ऑफ चार्ज है, फिक्स चार्ज है, फ्लोटिंग चार्ज है। फिक्स चार्ज कौन से होते हैं? शाबाश, आइडेंटिफाइबल फिक्स्ड एसेट। और फ्लोटिंग चार्ज कौन से होते हैं? चेंज भी हो सकता है। अच्छा ठीक है, ठीक है। फिक्स चार्ज, कंपनी कैन यूज या सेल एसेट, ऐसी है ना? फिक्स चार्ज में यहां पे कैन नॉट आना चाहिए था। ओह बच्चों, यहां पे कैन नॉट कर दीजिएगा फिर। सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे ख्याल इसमें कोई रेपिटेशन हुई है। ओ, इसको आप काट देंगे, ये फिक्स चार्ज 2 दफा है, गलती हो गई। ये फिक्स चार्ज है। स्पेसिफिक एसेट्स है, कैन नॉट सेल विदाउट परमिशन, प्रायोरिटी राइट्स ऑन डिफॉल्ट, शाबाश। और फ्लोटिंग बता दें, चेंजिंग एसेट्स पे कैन यूज सेल एसेट्स इन नॉर्मल बिजनेस, जैसे कि इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री को आप ये नहीं कह सकते इन्वेंट्री ना बेचो, इन्वेंट्री ना बेचो, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल ऑफ चार्ज ऑन अ सिंगल एसेट्स, सिंगल एसेट पे लिखा होता ना डब्बे में, एक सिंगल एसेट है, उस पर अब हम चार्ज क्रिएट कर रहे हैं। अब सुनो सुनो सुनो, पैरी पासो चार्ज, मुश्किल लफ्ज, हाँ ठीक है, याद कर लें यार, पैरी पासो चार्ज। लेंडर ए का भी चार्ज क्रिएट हुआ है, लेंडर बी का भी चार्ज क्रिएट हुआ है, लेंडर सी का भी चार्ज क्रिएट हुआ है। सबके पास, सारों के पास राइट्स क्या है? राइट्स क्या है शाबाश? इक्वल राइट्स। इक्वल राइट्स से क्या मुराद है? बराबर क्या मतलब? बराबर क्या होते हैं? बराबर क्या होते हैं? बराबर चार्ज तो नहीं, बराबर चार्ज का मतलब ये क्या लोन बराबर है? फिर मींस के तीनों के पास राइट्स है, अगर इनका लोन रीपे नहीं हो सका तो क्या कर सकते हैं? तीनों जाके बेच दें और अपने पैसे रिकवर करवा लें। ये भी जाके बेच सकता है, इसको पैसे नहीं मिले तो ये भी बेच सकता है, इसको पैसे नहीं मिले तो ये भी बेच सकता है। ओके, लेकिन बच्चों मुझे ये बताओ, चार्ज को क्रिएट करवाने के बाद रजिस्टर भी करवाना पड़ता है? लाजमी है क्या? अगर ना करवाएं तो नहीं तो कोई मसला नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अब रजिस्ट्रेशन का हमने कंप्लीट नहीं किया, रजिस्ट्रेशन आज कंप्लीट करेंगे। यही 3 लोग थे, ए बी सी, ए बी और सी, ये 3 लोग हैं, ये 3 लोग हैं। तीनों ने चार्ज क्रिएट करवाया है, क्या मतलब इसका?
तीनों ने इस एसेट पे ये हाथ रखा हुआ है, आप इस सेट को हमारे इजाजत के बगैर नहीं बेच सकते हैं। तीनों ने ये हाथ रखा हुआ है, सिर्फ याद रखना तीनों ने हाथ रखा हुआ है, रजिस्टर नहीं करवाया, रजिस्टर नहीं करवाया। अब सुने, इसने रजिस्टर करवाया 15 अगस्त को, इसने रजिस्टर करवाया 31 अगस्त को, और इसने रजिस्टर नहीं करवाया। इसने लोन दिया था, ये रजिस्ट्रेशन की डेट है। कौन सी डेट? रजिस्ट्रेशन की डेट है। ये चार्ज क्रिएशन की डेट है, चार्ज क्रिएशन की, यानी लोन देने की डेट है। इसने लोन दिया था 10 अगस्त को, इसने लोन दिया था 1 अगस्त को, और इसने लोन दिया था 5 अगस्त को, 5 अगस्त को। ये बच्चों ठीक है, ये 3 लैंडर्स हैं। इसने लोन दिया था किस डेट को? 5 अगस्त। ठीक है, डिफरेंट डेट्स भी। मैं सीधा ही जरा मुश्किल वाले सवाल पे आ गया ताकि एक ही केस में हम पूरा मसला हल कर सकें। अच्छा, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप मुझे बताइएगा, आप मुझे यह बताएं कि जब कंपनी वाइंड अप होगी, कंपनी वाइंड अप, बताएं साबश, इनके पास कुछ राइट्स आएंगे? क्या वो राइट्स होंगे कि वो बेच सकते हैं? और अच्छा, ये राइट्स अब आपने मुझे प्रायोरिटी बतानी है कि किसके राइट्स पहले होंगे। राइट्स बताने हैं, यानी किसको पहले। जब ये राइट्स कहते हैं कि जब हम सारे एसेट बेच देते हैं ना, फिर हम इन क्रेडिटर्स को बुलाएंगे, ए आ जाओ, बी आ जाओ, सी आ जाओ, पैसे ले लो, पैसे ले लो, पैसे। बताएं शाबाश, ये ऐसे लाइन में खड़े होंगे तो पहले कौन, पहले नंबर पे कौन खड़ा होगा? बताएं शाबाश। राइट क्या है? राइट क्या है? शाबाश, सेल प्लस रिकवर, ये राइट है। राइट इफेक्ट नहीं होंगे, नहीं होंगे राइट इफेक्ट, नहीं होंगे राइट इफेक्ट। ठीक है, ये दोनों में राइट इफेक्ट नहीं होंगे, केस सेम है। प्रायोरिटी बताएं शाबाश, प्रायोरिटी ऑफ राइट बताएं शाबाश। जिसने पहले लोन दिया है ना, जिसने पहले लोन दिया है ना, बिल्कुल गलत। जिसने पहले रजिस्टर करवाया है। ये अब बोलो कि रजिस्ट्रेशन के साथ आपका ये डेट सिक्योर होता है या चार्ज के क्रिएशन के साथ ये आपके साथ सिक्योर होता है? रजिस्ट्रेशन के साथ सिक्योरिटी थी, सिक्योरिटी आपकी रजिस्ट्रेशन के साथ। जिसने पहले रजिस्टर करवाया, फिर से बताओ, जिसने पहले रजिस्टर करवाया, प्रायोरिटी पहले नंबर पे कौन खड़ा होगा? ए। दूसरे लाइन में दूसरे नंबर पे बी। ये दोनों बताएं शाबाश। रजिस्टर्ड है, तो जो रजिस्टर्ड है तो सिक्योर्ड है, सिक्योर्ड है। ये बताएं शाबाश। अनसिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है। तीसरे नंबर पे पेमेंट सीक होगी। ठीक है, ये वाली लाइन जो थी ना, जो आपकी राइट्स वाली, जो राइट ये भी बेच सकता है। हमने इसके राइट्स को तो नहीं वायलेट किया। मैंने तो ये नहीं कहा कि बी अब ये नहीं बेच सकता।
मैं तो नहीं कह रहा कि सी नहीं बेच सकता, बेच सकता है, बेच सकता है, तीनों बेच दे, लेकिन बेचने से जो पैसे आएंगे पहला हिस्सादार कौन होगा? ए। दूसरे नंबर पे कौन आएगा? बी। तीसरे नंबर पे जो है वो सी। बेचा सी ने, पहले पैसे किसको देगा? वो ए को। लॉ ने प्रायोरिटी किसको दी? अच्छा, अब अगला सवाल, अगला सवाल। सेम एसेट पे, सेम एसेट पे जो भी होता, जो भी होता, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? फ्लोटिंग में मैंने आपको कल लिखवाया भी था, इंटायर पे सारे एसेट्स पे चार्ज क्रिएट हो सकता है, चाहे वो यूजुअली वैसे हम कहते हैं फ्लोटिंग, जो चेंजिंग एसेट्स है, दूसरों में भी हो सकता है। चलो यार, डिफरेंट भी हो ना, डिफरेंट भी हो, एसेट डिफरेंट भी हो, लिक्विडेशन में जब पैसे का राइट होगा, राइट टू रिसीव मनी किसके पास होगा? पहले बताएं शाबाश, क्या इससे राइट चेंज होते हैं कि नहीं? क्या इससे राइट चेंज लोन के अमाउंट पे नहीं डिपेंड करता? नो 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 नो, ये बात भी गलत है ना। फिक्स को हमेशा प्रायोरिटी मिलेगी और फ्लोटिंग चार्ज, देखो ना फिक्स चार्ज में क्या लिखा हुआ है, फिक्स चार्ज में देखो क्या लिखा हुआ है, प्रायोरिटी राइट्स लिखा हुआ है ना। तो फिक्स्ड को हमेशा प्रायोरिटी मिलेगी और फ्लोटिंग चार्ज, चाहे बाद में रजिस्टर करवाया है, लेकिन फिक्स्ड को हमेशा हमेशा प्रायोरिटी मिलेगी। अब करने लगे हैं। सी के पास बी फिक्स्ड है, मुझे लिखवाओ, क्या करूं? पहले सी को, पहले बी को, फिर सी को, फिर ए को। क्या ये ठीक है? फिक्स्ड और फ्लोटिंग। अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको लगाऊं उल्टे हाथ। अब भाई रजिस्टर्ड नहीं है, चाहे फिक्स्ड चार्ज जो है, रजिस्टर्ड जब नहीं है तो अनसिक्योर्ड है। अनसिक्योर्ड हमेशा नीचे आएगा, इससे नहीं चेंज होगा। अब मुझे बताओ, अब बताओ कैसे? जब दोनों फिक्स्ड हैं तो फिक्स्ड फ्लोटिंग का चक्कर खत्म हो गया। अब दूसरी बात क्या देखनी है? रजिस्ट्रेशन डेट देखेंगे, कौन सा पहले रजिस्टर्ड हुआ है। क्लियर होगी बात? रैंकिंग चार्ज इधर है, ऑनलाइन वालों आप भी इधर आओ, रैंकिंग चार्ज, लेंडर 1, लेंडर 2, लेंडर 3 जी। कैसे रैंकिंग कैसे करेंगे, किस बेस पे करेंगे? पहले देखेंगे फिक्स्ड और फ्लोटिंग, यानी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। मैंने आपको कल भी बताया था, ये जो फिक्स्ड वाला ना, ये सुकून से सो जाता है, कोई मसला नहीं, सबसे पहले मुझे पैसे मिलेंगे। फ्लोटिंग वाले को नींद नहीं आती, वो परेशान रहता है। वो ये अगर लिखना चाहे तो नोट कर ले, वो जो उस तरफ है। अच्छा, दोनों फिक्स्ड हैं, फिर रजिस्ट्रेशन डेट देखी जाएगी, ठीक है, किसने पहले ये रजिस्टर करवाया है चार्ज। क्या फ्लोटिंग भी? क्या दोबारा समझा दूं, अगर एक बंदे का फिक्स चार्ज है, दूसरे बंदे का फ्लोटिंग चार्ज है, चलो आप ये ना कहो कि एक ही एसेट पे है, डिफरेंट एसेट पे है, डिफरेंट एसेट्स पे है। एक ही दिन में ये सारे लोग आते हैं कंपनी में, जब पैसे कंपनी कहती है आज अब सारे लोग पैसे लेने, तो ये लाइन बनती है ऐसे ये एक लंबी लाइन होती है। तो ये लाइन में ना सबसे पहले सिक्योर्ड वाले खड़े होंगे। सिक्योर्ड वाले हमेशा कौन होते हैं? जो फिक्स्ड हो, अगर फिक्स्ड वाला कोई भी नहीं है, तो फ्लोटिंग में जिसने पहले रजिस्टर करवाया हो,
क्लियर? जिसने पहले रजिस्टर करवाया हुआ चार्ज, ये रजिस्ट्रेशन चार्ज की लाजमी है, लाजमी है, इसके बगैर नहीं चलेगा काम। और पहली बात उसमें क्या लिखी हुई है? एक्सक्लूसिव चार्ज कौन से होते हैं? वन लेंडर वन चार्ज, एक्सक्लूसिव चार्ज, एक्सक्लूसिव चार्ज, वन लेंडर वन एसेट, वन चार्ज वन एसेट। आगे चले। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, ये रजिस्टर कौन करवाएगा चार्ज? किसकी जिम्मेदारी है? शाबाश, कंपनी की जिम्मेदारी है। ओके, किसके पास? रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाते हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कौन कौन सी सिक्योरिटीज, कौन कौन सी सिक्योरिटीज? ये सारी हैं। लैंड, बिल्डिंग, इमूवेबल प्रॉपर्टी, डिवेंचर इशूड, बुक डेट्स, बिजनेस एसेट्स, शिप और एयरक्राफ्ट, गुडविल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मूवेबल एसेट्स, रिडीमेबल कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, कंडीशनल सेल एग्रीमेंट्स, लीज या हायर परचेज। ये आप याद करेंगे ये लिस्ट। एक्सेप्शन क्या थी? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ओके, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ओके, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ये डिस्कस कर रहे थे हम। बताएं शाबाश। ड्यूटी ऑफ कंपनी एंड राइट, राइट ऑफ मेंबर था ना? ड्यूटी ऑफ कंपनी टू रजिस्टर, फाइल रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंटल कॉपी एंड वेरिफिकेशन विद रजिस्ट्रार। और अगर वो नहीं कर, कितने दिन के अंदर? 30 डेज ऑफ क्रिएशन, 30 डेज ऑफ क्रिएशन। और अगर कंपनी रजिस्टर नहीं करवाती तो इंटरेस्टेड पर्सन के पास राइट्स हैं कि वो क्या करें? रजिस्टर, खुद रजिस्टर करवा लें। और इसके लीगल एक्सपेंसेस किससे क्लेम करेंगे हम? शाबाश, कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। अब वक्त आ गया है कि कुछ स्पेशल केसेस पढ़ें, कुछ खास, कुछ स्पेशल केसेस हैं। क्या क्या स्पेशल केसेस हैं? देखते रहें, देखते रहें, इधर देखते रहें। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, एसेट है, चले पहले कंपनी कर लेते हैं। कंपनी फॉरेन कंपनी है, ठीक है। चार्ज, फॉरेन कंपनी का कोई एसेट, इसमें चार्ज क्रिएट हुआ है पाकिस्तान में, चार्ज क्रिएटेड इन पाकिस्तान। कंपनी या प्रॉपर्टी लिख लें, चलें, प्रॉपर्टी फॉरेन प्रॉपर्टी है भी फॉरेन में, है भी फॉरेन में। चार्ज कहां क्रिएट हुआ है? पाकिस्तान में। रजिस्ट्रेशन कहां करवानी पड़ेगी? ओके, कंपनी है फॉरेन, प्रॉपर्टी भी फॉरेन में, उस पे चार्ज भी क्रिएट हुआ है फॉरेन में, उस पे चार्ज भी फॉरेन में क्रिएट हुआ है। रजिस्ट्रेशन बताओ, शाबाश, रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में।
लॉ कहता है आप इसको पाकिस्तान में रजिस्टर करवा लो। वैसे मुझे ये बताएं कि कब रजिस्टर करेंगे? अगर केस 1 है तो कितने दिनों में? नहीं, पूरी बात करेंगे, हम पूरी बात करेंगे। विद इन 30 days ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। विद इन 30 days ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। इधर भी सेम रूल बट डिफरेंट। विद इन 30 days ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज नहीं है, विद इन 30 days ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज नहीं, विद इन 30 days ऑफ, जब ये बताएं शाबाश कि चार्ज क्रिएट कब कहां हुआ था? फॉरेन में। चार्ज के ये डॉक्यूमेंट जो है रिसीव्ड इन पी फॉर प्यारा पाकिस्तान बाय पोस्ट या ईमेल। बताएं शाबाश, विद इन 30 days ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज है, विद इन 30 days ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज नहीं है। ये जब डॉक्यूमेंट हमें रिसीव हो जाते हैं, क्रिएशन के, चार्ज के डॉक्यूमेंट्स जब रिसीव होंगे, वहां से 30 days लिखेंगे, नोट करेंगे फिर, क्योंकि आपको पता है, लॉ को भी पता है कि बाहर से पाकिस्तान में जब चीज आती है तो उसमें टाइम लगता है। हो सकता है कि किसी वजह से 30 दिन से ज्यादा भी टाइम लगे। तो अगर 30 दिन से ज्यादा टाइम लग गया तो इस सूरत में तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती, डिलेड रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। बेचारों का जो सिक्योर्ड लोन था किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अनसिक्योर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। नुकसान हुआ ना फिर। तो इसीलिए कहते हैं आप रजिस्टर पाकिस्तान में करवा लो विद इन 30 days ऑफ डॉक्यूमेंटेशन के रिसीविंग के। ओके, बात समझ आ गई? अब ये दोनों केसेस जो है वो देखते हैं, अल्लाह करे यही दोनों केसेस लिखे हों। द लॉ ऑल्सो कवर क्रॉस बॉर्डर सिचुएशन। क्रॉस बॉर्डर सिचुएशन, चार्ज क्रिएटेड, आप पता है क्या करेंगे? आप लोग पता है क्या करते हैं? आप लोग ऐसे करते हैं, आप इनको ऐसे सर्कल कर लेंगे। चार्ज, वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह। चार्ज क्रिएटेड, इनको सर्कल करेंगे। इन पाकिस्तान, चार्ज कहां क्रिएट हुआ? पाकिस्तान में क्रिएट हुआ। कौन सी प्रॉपर्टी? इन ऑन। ये ऑन क्या होता है? शाबाश, मछली के पर नहीं, मछली के पर छोटे छोटे होते हैं इसलिए। अच्छा, मछली के पर नहीं होते, अच्छा मुझे पता नहीं था। चार्ज क्रिएटेड इन पाकिस्तान, यहां क्रिएट कहां हुआ? चार्ज में, पाकिस्तान में। कौन सी प्रॉपर्टी? कहां पे पड़ी हुई है ये प्रॉपर्टी? है कहां पे? फॉरेन में। द कंपनी कैन स्टिल रजिस्टर इट इन पाकिस्तान। ओके, इवन ए फॉरेन लॉ रिक्वायर्स एक्स्ट्रा। कहता है अगर वहां पे उन्होंने कहा ना हम इधर रजिस्टर करवाए, कहते जो मर्जी कर लो, हम इस प्रॉपर्टी पे इस चार्ज को पाकिस्तान में भी रजिस्टर। अगर कोई इनके लॉ के लीगल डॉक्यूमेंटेशन है तो हो, हमें क्या इससे? कहता है उसकी वजह से, यानी इसको एज अ डिफेंस आप यूज नहीं कर सकते। ओके, पाकिस्तान में इसमें चार्ज क्रिएट होगा। नंबर 2, चार्ज क्रिएटेड इन आउटसाइड पाकिस्तान, नॉट इन पाकिस्तान। ऑन प्रॉपर्टी अभी भी बाहर है, चार्ज भी बाहर क्रिएट हो गया। चार्ज भी केस 2 जिसमें आपने गलती की कि इसको रजिस्टर भी बाहर करवा लो, तो हमारे लॉ में क्या कर रहा है फिर ये? तो फिर हमारे लॉ में क्या कर रहा है अगर बाहर ही रजिस्टर करवाना है? लोन जिधर मर्जी है, लोन नहीं, बस जिस प्रॉपर्टी पे आप चार्ज। देखो, लोन बाहर जाने से मुराद यह है कि वो कंपनी बाहर होगी ना,
अब वो पाकिस्तानी कंपनी भी हो सकती है, वो फॉरेन कंपनी भी हो सकती है। लोन किसको दिया? फॉरेन कंपनी को दिया, पाकिस्तानी कंपनी को दिया, कोई भी हो सकता है, कोई भी तो कंपनी हो सकती है। पाकिस्तान में कंपनी नहीं होगी, दोनों सूरतों में, चाहे बंदे पाकिस्तानी ना भी हो, कंपनी नहीं है। लोन देने वाले की बात कर रहे हैं। अगर दोनों बाहर हैं तो फिर तो पाकिस्तानी लॉ में नहीं फॉल करेगा ना, तो पाकिस्तानी लॉ में फॉलो नहीं करता। रजिस्ट्रेशन मस्ट बी डन विद इन 30 डेज। नॉर्मली भी 30 डेज होता है ना, नॉर्मली भी 30 डेज, इधर भी 30 डेज। चलो भाई, हो आगे, आफ्टर डॉक्यूमेंट्स could reasonably reach Pakistan by post, ओके। इधर ये डिफरेंट है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है ना। ओके, ये बात समझ आ गई, ये स्पेशल केसेस समझ आ गए, इतने स्पेशल थे, बस 1 मिनट में हो गए। ओके, फॉरेन सर प्रॉपर्टी है पाकिस्तान में, सिक्योर कर रहे हैं, लॉ में लिखा हुआ है, अपने उसमें मुल्क में भी सिक्योर करो, इसको सिक्योर करो, ताकि आप अब जो है वो सुकून से रात को सो सको। हमने लोन लेना ना, हमने लोन लेना, हम उससे दिखाएंगे देखो ये लीगल रिक्वायरमेंट थी, हमने इस पर चार्ज क्रिएट करवाया, हमने चार्ज क्रिएट करवाया, वो हमसे पूछेंगे दिखाओ किधर है, हम उससे लीगल डॉक्यूमेंटेशन दिखा देंगे। मुझे पता है कि पूरी ये बात शायद आपको क्लियर नहीं हुई, क्योंकि पूरा लॉ तो आपके माइंड में है ही नहीं, और मैं इसलिए भी सेटिस्फाइड हूँ कि मुझे पता है कि मैं भी सही बता रहा हूँ, क्योंकि पूरा लॉ तो मैंने बताना ही नहीं आपको। सो उस तरफ से क्या होगा, बेसिकली आप ये सोच रहे हैं कि ऐसी क्यों हम पाकिस्तान में क्यों करवा रहे हैं, अपना लोन लेने के लिए क्या मैं बाहर जाऊं, मैं यूके जाके उनसे कहूं कि यूके कोर्ट में जाके केस फाइल करूं, क्या मेरे जुरिस्डिक्शन में यूके कोर्ट आती है? बताएं शाबाश, वो आएगा नहीं। आपकी फॉर एग्जांपल कोई चीज़ जो है वो चोरी हो जाती है, तो आप कौन से थाने में जाते हैं? कौन से थाने में जाते हैं? शाबाश, जो उस जुरिस्डिक्शन में यार हो, यानी जिस थाने के जुरिस्डिक्शन में आपका वो इलाका आ रहा हो जहां से चोरी हुई है, दूसरे थाने नहीं जा सकते। तो इधर भी वही है कि जिस जुरिस्डिक्शन में मैं हूं तो मैं उस जुरिस्डिक्शन में उसको रजिस्टर करवाऊंगा, तो मैं हूं पाकिस्तान में, मैं बाहर नहीं करवा सकता। बस ये एक जवाब है, बाकी जवाब शायद आपको ना समझ आए। हम पाकिस्तानी को देखें, बहुत इसकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन होती है, बात बहुत आगे निकल जाएगी, कहीं और निकल जाएगी बात, तो हम कोशिश करेंगे कि ना डिस्कस करें। मैं बता दूंगा, अभी ना डिस्कस करें, अभी कॉन्सेप्ट ऑब्जर्व करें, पहले आपको कॉन्सेप्ट याद हो जाए, उसके बाद कॉन्सेप्ट में जो मसले मसाइल होते हैं वो भी हमें समझ में आ जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आज प्लीज़ ना पूछें, कॉन्सेप्ट जो है वो पेपर में ये टेस्ट होगा, लेकिन आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं ज़रूर बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा, आप पूछ सकते हैं। कंपनी अक्वायरिंग प्रॉपर्टी ऑलरेडी सब्जेक्ट टू चार्ज, इसका क्या मतलब है? कंपनी के पास वो प्रॉपर्टी है जिस पे ऑलरेडी चार्ज क्रिएट हो चुका है, जिस पे ऑलरेडी चार्ज क्रिएट हो चुका है, यानी एक एसेट है जिस पे इस एसेट पे ऑलरेडी चार्ज क्रिएट हो चुका है। अब बताएं साहब, मैं इस पे चार्ज क्रिएट कर सकता हूं? बोलो, इफ अ कंपनी बायस प्रॉपर्टी ऑलरेडी अंडर चार्ज, या मैं वो प्रॉपर्टी खरीदता हूं जिस पे ऑलरेडी चार्ज क्रिएट हो चुका है। चार्ज खरीद, मैंने कोई एसेट खरीदा, मैंने खरीदा तो मैं कौन हुआ? उसका मालिक। अब ये ऐसा एसेट था जो मैंने खरीदा, मैं तो हूं ही मालिक, एक मालिक और भी साथ आ रहा है इसके,
एक मालिक और भी साथ इसके आ रहा है, वो कौन होगा? जिसने इससे पहले चार्ज क्रिएट करवाया था। मैंने कोई लोन नहीं लिया, मैंने कोई लोन नहीं लिया, मैं कोई चार्ज क्रिएट नहीं करवा रहा, लेकिन मैं वो प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं जिस पे चार्ज ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल ये हम एलसीडी बेचते हैं, ठीक है, ये हम एलसीडी बेच देते, लेकिन इस पे भाई ने हमें इसके अगेंस्ट लोन दिया हुआ है एंड दिस इज ऑलरेडी अंडर चार्ज, ठीक है, और इस पे वो चार्ज अपना क्रिएट करवा चुके हैं। बताएं शाबाश, जब आप ये खरीदेंगे, अब आप खरीद रहे हो, ये आपने मुझे पैसे दिए, मैंने आपको ये एलसीडी हैंड ओवर कर दी है, अब इसके आप सिर्फ मालिक होंगे। हाँ, मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा मैं बेचना चाहता हूं, बेचते चार्ज क्रिएट हो चुका है, इस पर कोई मसला ही नहीं, कोई उनके कॉन्सेंट से मैंने बेच दिए, ठीक है। अब बताएं शाबाश, आपको क्या करना पड़ेगा? क्या? चार्ज को अब रजिस्टर दोबारा करवाना पड़ेगा। इट मस्ट रजिस्टर दैट चार्ज विद इन 30 डेज। अब आपकी पोजीशन में चीज आ गई है, अब आप ये रजिस्टर करवाएंगे चार्ज, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी जो हम एक्वायर करते हैं जो ऑलरेडी अंडर चार्ज है, तो उसको दोबारा रजिस्टर करवाना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? फ्लोटिंग होना जरूरी है? जरूरी तो नहीं है, मैं दूसरे चार्ज को भी, फिक्स चार्ज को भी कॉन्सेंट के साथ नहीं बेच सकता। उसने यही लिखा हुआ था विद कॉन्सेंट, विदाउट कॉन्सेंट नहीं बेच सकता, विद कॉन्सेंट तो बेच ही सकता हूं ना। देखें, उसने चार्ज वाली, उसे कोई फायदा नहीं है, इसका फायदा, इसका कोई नुकसान भी नहीं है, उससे कोई नुकसान भी नहीं है। लेकिन देखो, लेकिन इसमें एक मसला यह है कि जब वो बेचेगा, ये मालिक, ये बेचारे का क्या कसूर है? इस बेचारे का क्या कसूर है? लॉ इसीलिए कि कहीं मैं ये बेच ना दूं बगैर उनके परमिशन के, मैं किसी को बेच दूं, लॉ इसको बेसिकली रिस्ट्रिक्ट करता है। अब जब इनको पता होगा कि जो प्रॉपर्टी मैं खरीदूंगा अगर ऑलरेडी अंडर चार्ज है, तो फिर तो इसका सिर्फ मैं मालिक नहीं हूं, फिर तो कोई दूसरा भी मालिक है, मैं उसको वैसे इस्तेमाल नहीं कर सकता जैसे मैं अगर कोई चीज होती तो मैं अपनी मर्जी से इस्तेमाल करूं। कल को बेचनी चाहिए पड़ी चीज तो मैं खुद से बेच भी नहीं सकता। तो लॉ कहता है लोग इस तरह की प्रॉपर्टी खरीदेंगे नहीं, तो जब कोई खरीदेगा नहीं तो मैं बेचूंगा नहीं, तो जब मैं बेचूंगा नहीं तो बताएं शाबाश, क्या अब क्रेडिटर का इंटरेस्ट जो है वो इफेक्ट होगा? नहीं होगा। कंस्ट्रक्टिव नोटिस, कंस्ट्रक्टिव नोटिस वंस रजिस्टर्ड, एवरीवन डीलिंग विद द कंपनी, जिस एसेट पे मैंने चार्ज रजिस्टर करवा लिया, उसके बाद हर शख्स को लॉ कहता है, जो कंपनी के साथ डील करता है उसे पता होना चाहिए किस बात का? कि ये जो एसेट है ये ऑलरेडी है अंडर चार्ज, इसमें चार्ज रजिस्टर्ड हो चुका है। कहता है हम नहीं बताएंगे, कंपनी नहीं बताएगी, उसे खुद पता होना चाहिए कि मैं लोन दे रहा हूं, मैं इसके एसेट को देखूं। कैसे पता चलेगा आपको? कंपनी भी नहीं बता रही, कैसे पता चलेगा? कागजात उसके पास थोड़ी होंगे, वो तो अब लोन देने लगा है। उसके पास, किसके पास? पहले वाले के ने, पहले वाले को मैं क्या जानता हूं? चार्ज में हम तो डॉक्यूमेंट्स तो नहीं देते, ये किसने कहा? नो 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 नो, सिर्फ ये राइट है उनके पास कि हम सिर्फ परमिशन लेंगे। मैंने ये तो नहीं कहा कि लीगल टाइटल जो है वो ट्रांसफर करेंगे, ऐसे तो नहीं ना मैंने कहा। हाँ, चार्ज में ऐसे नहीं कहा हमने। चार्ज में आपको पता है कि हम ना तो पोजीशन ट्रांसफर करते हैं और ना लीगल डॉक्यूमेंटेशन जो होती है वो ट्रांसफर होती है, कोई चीज भी हम नहीं देते। अब फॉर एग्जाम्पल ए ने लोन दिया, गाड़ी पे चार्ज क्रिएट किया उसने, ए ने चार्ज क्रिएट किया, ठीक है, और ए ने ये चार्ज रजिस्टर करवा लिया, हो गया रजिस्टर्ड। अब ये कंपनी
जिसने पहले ए से लोन लिया है अब मिस्टर बी से लोन ले रही है, तो मिस्टर बी देखता है कि इनके पास एक गाड़ी है, तो क्या इस पे चार्ज ना क्रिएट करवाया जाए। अब बताएं शाबाश, मिस्टर बी को कैसे पता कि ये अंडर चार्ज है कि नहीं? शाबाश, रजिस्ट्रार से पूछेंगे। खुद चला जाऊं रजिस्ट्रार के पास? नहीं, आप जो है वो ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो कि कौन सी कंपनी के कौन सा एसेट जो है वो अंडर चार्ज है, अंडर चार्ज है। ठीक है, आप रजिस्ट्रार के वेबसाइट पे जाके सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हो, उस पर चार्ज कब क्रिएट हुआ है, कौन सा चार्ज है, किसने क्रिएट किया है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ओके कर सकते हैं, कर सकते। जिसने पहले चार्ज क्रिएट किया, बस देखना ये पड़ेगा कि कोई और शख्स तो नहीं है जिसने ऑलरेडी चार्ज क्रिएट किया हो। हाँ, अगर सेल वाला सीन है तो फिर तो मसला कोई नहीं, फिर तो मसला कोई नहीं। ठीक है, इसको ये सारे जब हम पढ़ लेंगे ना, आपके एक दो सवाल और भी होंगे, तो या तो आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, या सारी बात समझ आ जाएगी, या फिर कुछ सवाल फिल्टर होके आ जाएंगे। तो जो फिल्टर सवाल होंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे। यहां तक बात समझ आई? या कोई आपका अभी तक जो है वो इतना जेन्युइन सवाल नहीं है जो हमें हमारे कॉन्सेप्ट को कंफ्यूज करने वाला हो, लेकिन मैं कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको नहीं देना चाहता। तो पढ़े अभी, वंस रजिस्टर्ड एवरीवन डीलिंग विद द कंपनी इज अज्यूम्ड टू नो। लॉ कहता है हम ये नहीं देखेंगे कि उससे पता नहीं था, ही मस्ट नो अबाउट द चार्ज इवन इफ दे डिड नॉट चेक रिकॉर्ड्स। अगर उसने रिकॉर्ड नहीं भी चेक किया फिर भी हम अज्यूम करेंगे कि पता था। और रिकॉर्ड किसके पास होता है? ये रजिस्ट्रार के पास। शाबाश, चार्ज तो क्रिएट करवाया हमने, रजिस्टर नहीं करवाया मैंने। बताया शाबाश, अब क्या होगा? इफ अ कंपनी या इंडिविजुअल फेल टू रजिस्टर मॉर्गेज, चार्ज और प्लेज हैज सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। क्या है वो? क्या है वो? बताओ शाबाश। द डेट बिकम्स अनसिक्योर्ड, वॉइड नहीं, अनसिक्योर्ड हो जाएगा। क्या? अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड मींस अब मैं प्रायोरिटी राइट्स डिमांड नहीं कर सकता। क्या? द चार्ज बिकम वॉइड, द चार्ज बिकम अगेंस्ट द लिक्विडेटर एंड क्रेडिटर। सर इसका क्या मतलब है? अगेंस्ट द लिक्विडेटर एंड क्रेडिटर, ये चार्ज वॉइड है। नहीं बता सकते आप इसका मतलब, नहीं बता सकते। जो लिक्विडेटर होगा वो या क्रेडिटर्स होंगे, जिस तरह कंपनी लिक्विडेट हो जाती है तो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी जाती है कि वो पैसे वगैरह ले जाए। लिक्विडेटर, क्रेडिटर्स जो है, क्रेडिटर, ओके। तो उनसे हम क्लेम नहीं कर सकते कि इस प्रॉपर्टी पे हमारा चार्ज था, पैसे लिए। अगर हम रजिस्ट्रेशन, क्रेडिटर तो खुद पैसे लेने को आया होता है, क्रेडिटर तो खुद दरवाजे पे खड़ा होता है। दूसरे क्रेडिटर भी दरवाजे पे खड़े हुए, सारे क्रेडिटर दरवाजे पे गए। जी, ये एसेट को कौन लीगली क्लेम करता है? क्रिएट तो किया था उसने, वो झूठ तो नहीं बोलेगा। क्रिएट तो बेचारे ने किया था, रजिस्टर नहीं करवाया था, जिसकी वजह से वो प्रायोरिटी राइट लूज कर गया। अब सर इस लाइन का क्या मतलब है? चार्ज का वॉइड होना मींस के अपने प्रायोरिटी राइट्स को खो देना अगेंस्ट द लिक्विडेटर। का मतलब सर क्या है? लिक्विडेटर वो बंदा होता है जो क्रेडिटर के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है
कैसे एसेट बेच के सबसे पहले पैसे क्रेडिटर को दिलवाता है। तो लॉ में इसको कहा जाता है अगेंस्ट द लिक्विडेटर एंड क्रेडिटर। ठीक है, तो मैंने पहले बताया था लॉ पढ़ने में आसान है, इंटरप्रेट करने में मुश्किल है, तो ये लाइन की इंटरप्रिटेशन थोड़ी सी मुश्किल थी। हाँ जी, सर अगर उसके पास पैसे हो कंपनी वाले के पास वो फिर भी नहीं देता तो इसके इनका सवाल ये है, इनका सवाल, ये बात समझ आ गई? वही सारे बच्चों को ये बात समझ आ गई? पहली वाली ये वाली लाइन में क्या क्या लिखा हुआ है कि जो आपके प्रेफरेंशियल या प्रायोरिटी राइट्स थे अब वो नहीं होंगे। आप लिक्विडेटर को यही नहीं कह सकते पहले जाके पहले पैसे मेरे निकलवा लेना। कहेगा चुप करो, क्यों? रजिस्ट्रेशन के वक्त याद नहीं आया? अब लिक्विडेटर याद आ गया है कि पहले मेरे पैसे दिलवाना। बोलता कोई पैसे नहीं दिलवाऊंगा, कोई पैसे में नहीं दे, अनसिक्योर्ड इसके अलावा कोई सिक्योर्ड वाला हुआ तो उसको दे देंगे। अच्छा, अब इनका सवाल यह है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी के पास पैसे हैं, कंपनी के पास पैसे हैं और आगे आगे सवाल, और रजिस्टर उसने नहीं करवाया, अब कंपनी उसको पैसे भी नहीं दे रही। कंपनी अगर सॉल्वेंट है तो कंपनी को क्यों लिक्विडेट करेंगे? जब कंपनी के पास पैसे हैं तो क्यों लिक्विडेट करेंगे? पहला जब सवाल। लिक्विडेटर क्यों होगा? लिक्विडेटर तो उस वक्त था जब कंपनी के नेट एसेट का, नेट एसेट किसे कहते हैं? नेट एसेट्स किसे कहते हैं? हाँ, कंपनी के एसेट्स माइनस लायबिलिटीज जब किया तो एसेट्स कम और लायबिलिटीज बहुत बढ़ गए, यानी कंपनी अपने डेट्स पे नहीं कर सकती अपने एसेट बेस के भी, तो उस वक्त लिक्विडेटर आएगा। कौन आएगा? उस वक्त लिक्विडेटर आता है। तो जब कंपनी के एसेट्स अच्छे खासे हैं, आप खुद ही कह रहे हो, तो मेरा ख्याल है फिर जरूरत नहीं है लिक्विडेटर का अपॉइंट करने की। वहां से लॉ का दूसरा प्रोविजन जो है वो सर उठाता है कि अगर कंपनी जानबूझ के भी पैसे पे नहीं कर रही तो ये क्रेडिटर, आपको याद होगा, कोर्ट जाके केस फाइल कर सकता है, सर इनसे कहे मेरे पैसे दे दें। अगर ये नहीं देते तो कोर्ट का ऑर्डर आता है कंपनी बंद करो। क्या करो? बंद करो कंपनी बंद। अगर आप पैसे ही नहीं दे सकते तो बंद करो कंपनी। तो उस सूरत में फिर वो लिक्विडेटर अगेन आता है। सो ये दूसरी सिचुएशन है, तो फिर देने पड़ेंगे, जाहिर बात है। इस तरह तो कोई किसी पे ट्रस्ट ना करे, इस तरह तो कोई किसी को पैसे ना दे, ना फिर पैसे वापस करें अगर है तो। ओके, दूसरी बात, द लेंडर कैन नॉट इन्फोर्स द सिक्योरिटी अगेंस्ट द कंपनीज प्रॉपर्टी, क्योंकि अब तो अनसिक्योर्ड हो गया ना, अब तो अनसिक्योर्ड। तो इसके साथ लिख ले, डेट बिकम्स अनसिक्योर्ड। ठीक है ना बच्चों, ये अनसिक्योर्ड हो गया ना। अच्छा, इसका ये मतलब है ना, अनसिक्योर्ड है तो पैसे नहीं देंगे, प्रायोरिटी राइट्स नहीं है। The company remains contractually liable to repay the debt. The debt is treated as, ये तो नीचे लिखा हुआ था, चल कोई बात नहीं, हमने अपने मुबारक हाथों से लिखा, इंशाल्लाह भूलेगा नहीं। ओके बच्चों, क्लियर होगी बात? अगली बात है मोडिफिकेशन। ये आसान सी बातें हैं, ये जल्दी हो जाएंगी हमारी। modification, satisfaction and rectification of charge। modification का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल, ऑलरेडी कोई रजिस्टर्ड चार्ज है, अब आप इसकी किसी टर्म को चेंज कर रहे हो। टर्म को चेंज करने से क्या मुराद है जी? हाँ, कंडीशंस, जैसे रीपेमेंट टाइम आप चेंज कर रहे हो, 5 साल पहले था अब 7 साल हो गया। और एग्जाम्पल,
बोलो क्या क्या होता है? लोन के अगेंस्ट जो भी टर्म्स एग्री होती हैं वही है भाई। लोन के अगेंस्ट क्या इसके अलावा होता है? इंटरेस्ट रेट कितना है, सिक्योरिटी के अगेंस्ट आपने क्या रखवाया था, क्या क्या अब रखवाना है। अगर इस तरह की कोई चेंजेस आती हैं तो दिस इज द मॉडिफिकेशन। दिस इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन, मींस चेंजिंग द टर्म्स, एक्सटेंट और ऑपरेशन ऑफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड मॉर्गेज या चार्ज। रीपेमेंट का टाइम, इंटरेस्ट का रेट, सिक्योरिटी के बदले क्या रखवाया था, दिस इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन एक ही लफ्ज है बस, ये यस बहुत आसान है। ये आगे दोनों लर्निंग सब्जेक्ट, ये नहीं समझो, ये चैप्टर खत्म है बस। लफ्ज मॉडिफिकेशन पता होना चाहिए आपको। मॉडिफिकेशन के केस में ड्यूटी ऑफ कंपनी, मॉडिफिकेशन इज व्हाट, चेंजिंग द टर्म्स ऑफ मॉर्गेज या चार्ज। मॉडिफिकेशन मीन चेंजेस द टर्म्स, और टर्म्स की मैंने एग्जांपल आपको दे दी है। अब मॉडिफिकेशन के केस में कंपनी की जिम्मेदारी बताएं। चेंज, और अब ऑलरेडी रजिस्टर्ड था ना, रजिस्ट्रेशन में चेंज करेंगे तो किसको बताना पड़ेगा? रिकॉर्ड किसके पास होता है? रजिस्ट्रार के पास। तो रिकॉर्ड चेंज होगा तो किसको इन्फॉर्म करेंगे? लेकिन कौन करे? इंडिविजुअल करे, कंपनी करे? पहले 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 कंपनी करेगी, ड्यूटी ऑफ कंपनी है। ना करे तो बताएं शाबाश, आपका इंटरेस्ट है कि नहीं, तो फिर इंटरेस्टेड पर्सन करे। कंपनी मस्ट इन्फॉर्म द registrar and submit a verified document showing the change in the required manner। required manner से मुराद कैसे उनको बताना है, आपको पता है पोर्टल पे ही अपडेट करते हैं सारी बातें। ओके, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट शोइंग द चेंज, या चार्ज ही दोबारा रजिस्टर करवा लूं? अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपका CNSE एक्सपायर होता है, आपका था ना CNSE हमने लिया, आपका CNSE जब एक्सपायर होता है तो जब अगला बनेगा तो आपका नाम भी चेंज हो जाएगा, आपका एड्रेस भी चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। नहीं चेंज होता? फिर क्या चेंज होता है? डेट ऑफ बर्थ भी तो नहीं चेंज होती, यानी ये सारी बातें नहीं होंगी चेंज, तो क्या होगा? शाबाश, इशू और एक्सपायरी की डेट चेंज हो जाएगी, इसके अलावा सारी चीजें वही होंगी, सारी चीजें वही होंगी। ठीक है, तो मैं अगर अपना नाम चेंज करता हूं तो फिर हो सकता है चेंज हो। लेकिन बताएं शाबाश, हम क्या कर रहे हैं? कोई टर्म्स चेंज, जैसे टाइम, तो उधर भी तो टाइम का था मसला, तो हमने टाइम चेंज कर लिया, उसमें टाइम ऑफ एक्सपायरी हमने चेंज किया बस। एसेट चेंज कर दूं अपनी मर्जी से, कंपनी ये कहे कि नाम क्या है जी, हसन भाई ने इस पे हाथ रखा था, हसन भाई की गैर मौजूदगी में हसन भाई का हाथ उठा के परमिशन लेके परमिशन लेंगे तो फिर तो मसला ही कोई नहीं, फिर तो मसला ही कोई नहीं। एक्सक्लूसिव चार्ज में क्या लिखा हुआ था? वन एसेट। ऐसे नहीं कर सकते कि मैं आज एक एसेट पे कल दूसरे एसेट पे, ये तो ये खेलते रहो, फिर आप एसेट खेलते रहो। तो ड्यूटी ऑफ द कंपनी के कंपनी जो मॉडिफिकेशन करेगी, मॉडिफिकेशन रजिस्ट्रार को हम बता देंगे ये मॉडिफिकेशन है। ओके, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉडिफिकेशन, अच्छा इसने यहां पे बता तो दिया है रिक्वायर्ड मैनर में। अच्छा आगे कहते हैं मैं वो भी बता दूं, द सेम रूल्स यूज फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू चार्ज आल्सो अप्लाई टू मॉडिफिकेशन, सो द कंपनी मस्ट फॉलो प्रॉपर फाइलिंग प्रोसीजर विद द रजिस्ट्रार विद इन प्रेस्क्राइब वे। सब छोड़ो, मुझे बताओ किसने रजिस्टर करवाना? कंपनी। किसके पास रजिस्टर करवाना? कितने दिनों के अंदर रजिस्टर करवाना? बस यही प्रेस्क्राइब्ड वे है, यही प्रेस्क्राइब्ड वे है। एक चीज और, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भी साथ देने हैं? कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भी साथ देने हैं? कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भी साथ देने हैं? रजिस्ट्रेशन के वक्त, वापस रजिस्ट्रेशन के वक्त द कंपनी मस्ट रजिस्टर
every charge it create, it must file particulars जो थे ना, ये भी रजिस्ट्रार के पास जमा करवाएंगे. दिस इज द पार्टिकुलर वे. ओके, अगर मॉडिफिकेशन है तो मॉडिफिकेशन भी इसी पार्टिकुलर वे में रजिस्ट्रार के पास हमने जमा करवा देनी है. ओके, कोई सवाल शाबाश? तो था ही कोई, बस यही बात थी. मॉडिफिकेशन समझ लिया हमने. अच्छा, मॉडिफिकेशन किसके पास जमा करवाएं? रजिस्ट्रार के पास. कैसे? जैसे कोई न्यू रजिस्ट्रेशन होती है वैसे ही. आपने किसी को पैसे दिए थे, पैसे आपको वापस मिल गए, अब आपके राइट्स होंगे, राइट टू रिसीव मनी है, आपको मिल गया पैसे. अब वो कहता है कि मैंने अपना डेट रीपे कर दिया. क्या किया? रीपे कर दिया. रीपेमेंट इज कॉल्ड सेटिस्फैक्शन. क्या? सेटिस्फैक्शन. डेट को सेटिस्फाई करना. ओके. अच्छा, अगर तो मैंने भाई से 100 रुपए लिए थे, मैंने 50 रुपए दे दिए, तो किसको मैं रीपेमेंट तो नहीं ना कह सकता? पार्शली रीपेमेंट. रीपेमेंट तो होगी ना, रीपेमेंट तो है ना, मैं कह सकता हूं रीपेमेंट हुई है, रीपेमेंट हुई. तो लोन इसका मतलब पार्शली रीपेड हो सकता है, पार्शली रीपे हो सकता है. सेटिस्फैक्शन मींस द लोन इज फुली और पार्टली पेड एंड द चार्ज इज सेटल्ड. सेटल्ड. बताएं कि इनको जब मैं पैसे दूंगा तो मैं कह सकता हूं ना, भाई साहब बराबर ना लेना ना देना. इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? सेटलमेंट. हाँ, पार्टली सेटलमेंट भी है, फुली सेटलमेंट भी है. बेसिकली ऐसे चार्ज तो पार्टली सेटल नहीं होगा, हम सेटल कर देते होते हैं फिर भी, या नहीं होगा सेटल या हो जाएगा सेटल. ये डिपेंड करता है टर्म्स के जो कंपनी क्रेडिटर के साथ एग्री करती है. उसके अगेंस्ट भी सेटलमेंट हो जाए. इनका सवाल यह है सर कि फॉर एग्जाम्पल, उनका सवाल यह है कि सर फॉर एग्जाम्पल हमने 1000 रुपए लेना था, हमने 1000 रुपए लेना था और उस बंदे कंपनी ने हमें पैसे नहीं दिए. ठीक है, अब कंपनी 500 रुपए दे रही है और कह रही है 500 दूंगी, इससे ज्यादा नहीं. मैं कहता चल 500 दे दो, कुछ ना कुछ तो आए ना, ना आने से तो बेहतर ये है ना 500 आ जाए. मैं कहूंगा यार ठीक है 500 ही दे दो, जाओ बस माफ हो. अक्सर आप लोग भी ऐसे ही करते हैं, अक्सर आप लोग ऐसे ही करते हैं कि जब आपका दोस्त नहीं रिटर्न करता, आप कहते हो यार चल 10-10 रुपए जो आ रहे हैं वो भी ठीक है, आ तो रहे हैं ना आने से तो बेहतर है ना आने से तो बेहतर है कि आ जाए. लोन देते नहीं है, ये भी ना बात. चले जी, अगेन ड्यूटी ऑफ कंपनी ने रजिस्ट्रार को बताना है किस बारे में? 30 डेज ऑफ, सॉरी विद इन 30 डेज किसके बारे में? सेटलमेंट के बारे में. सेटलमेंट के बारे में किसको बताया शाबाश कंपनी? रजिस्ट्रार को. कितने दिन के अंदर? किसके? सेटलमेंट के. अब सेटलमेंट आपको पता है फुली भी और पार्शली भी. रजिस्ट्रार क्या करेगा? रजिस्ट्रार क्या करेगा? आफ्टर रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंपनी, द रजिस्ट्रार सेंड अ नोटिस टू द लेंडर. द लेंडर मस्ट रिस्पॉन्ड विद इन 14 डेज. अब क्या जरूरत है? अब लेंडर को नोटिस भेजने की क्या जरूरत है? ओ भाई, ये किसने कहा था कि हमने सेटिस्फाई कर दिया, सेटल कर दिया? कंपनी ने. अगर फॉर एग्जांपल कंपनी ने पैसे नहीं दिए या कम पैसे दिए हैं और रजिस्ट्रार को उन्होंने कह दिया हमारा ये सेटल हो गया है, ये हो गया सेटल्ड, बताएं शाबाश, क्या रजिस्ट्रार अपने अकाउंट से, अपने डॉक्यूमेंट से उसको काट दे? पहले क्या करे? अगले से वेरीफाई करो भाई वाकई पैसे मिल गए आपको, भैया उसने अपना कर्जा वापस दे दिया आपको. अगर कर्जा आपको वापस मिल गया हो, इफ नो रिप्लाई, सेटिस्फैक्शन ऑफ डेट इज रिकॉर्डेड. यानी अगर ये लेंडर 14 दिन के अंदर जो है वो जवाब नहीं देता
तो रजिस्ट्रार क्या समझेगा, हाँ इसको पैसे, इसको इसने चूंकि जवाब नहीं दे इसका मतलब इसको पैसे मिल चुके हैं। रजिस्ट्रार इसको पूरी सारा नोटिस देगा। रजिस्ट्रार जो है वो फौरन आफ्टर रिसीविंग इंफॉर्मेशन द रजिस्ट्रार इमीडिएटली सेंड अ नोटिस टू द लेंडर, और लेंडर ने 14 दिन के अंदर अंदर जवाब देना होता है। जवाब नहीं दिया, जवाब ना देना भी तो जवाब होता है ना। तो दिस इज कॉल्ड सेटिस्फैक्शन इज रिकॉर्डेड, मींस के पैसे ले लिए हैं इसने अपने वापस। इफ ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन से मुराद, ऑब्जेक्शन से मुराद नहीं मिले, इसने लिख दिया नहीं मिले, मिली नहीं है, नहीं मिले, ऑब्जेक्शन इज रिकॉर्डेड एंड कंपनी इज इन्फॉर्म्ड, और कंपनी को इन्फॉर्म किया जाता है कि भाई नहीं, वो तो कह रहा है कि मुझे पैसे नहीं मिले, तो कह रहा है मुझे पैसे नहीं मिले। अगर वो खुद बता दें तो फिर तो जरूरत ही नहीं है। लॉ ने रिक्वायर किया है कि रजिस्ट्रार पूछे उनसे, लॉ ने ये कहा है कि रजिस्ट्रार, वैसे अगर वो खुद बता दें तो भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन इफ अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इज सबमिटेड, आप बताएं साहब क्या नोटिस की जरूरत है, यही आप वाली बात। जी भाई पॉज कीजिएगा। अच्छा जी, इफेक्ट ऑफ, ये बात समझ आ गई, ये बात समझ आ गई। अगर एनओसी पहले वो दे दे, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो फिर नोटिस की जरूरत है, फिर रजिस्ट्रार क्यों अपना टाइम जाया करे दूसरी पार्टी का भी। इफेक्ट ऑफ डिले, इफेक्ट ऑफ डिले किस चीज में, if the company does not inform within, it can still file later by paying additional fee and penalty भी आप पे करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, आप पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी ना, एडिशनल फी, क्योंकि दोबारा वो फी इसकी पेमेंट होगी, प्लस लेट पेमेंट का सर चार्ज भी होगा। चलें, पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू रिकॉर्ड सेटिस्फैक्शन विदाउट इंटीमेशन, बताए बगैर, बताए बगैर। आप बताएं साहब, इसको सोमोटो एक्शन ले सकता है रजिस्ट्रार, खुद सोमोटो एक्शन ले सकता है। यस बिल्कुल, ये लॉ इसको अथॉरिटी देता है। द रजिस्ट्रार हैज इंडिपेंडेंट पावर टू एक्ट, यानी उससे कहीं से कोई एविडेंस मिले कि लोन हैज बीन फुली और पार्टली पेड, अगले दिन लेंडर ने नई गाड़ी निकलवाई है, वैसे तो इसके पास पैसे नहीं थे, इसका मतलब ही पैसे मिले होंगे ना से, वैसे तो रोज आता था यहां पे बैठ के रोता रहता था, मेरे पैसे नहीं दे रहे, मेरे पैसे नहीं दे रहे, आज बड़ा तैयार होके बाहर, खुश होके बाहर फिर रहा है, इसका मतलब अब आ नहीं रहा हमारे पास, मींस के अब पैसे मिल चुके होंगे ना से। Our property has been released from the charge, इसकी इंडिकेशन मुझे मिलेगी अगर मैंने लोन दिया है और मैं ये फ्रीली बेच रहा हूं, आवाज लगा रहा हूं भाई ये कोई एलसीडी ले लो, कोई, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मैं इसका मतलब यह कि सोल ओनर हूं, अगर मैं ये बेच रहा हूं तो मतलब ये कि जो दूसरा मालिक था जिसका उस तरफ से हाथ था, मैंने उसको पैसे देके उसके मुंह पे उसका हाथ जो है वो मैंने हटवा दिया कि भाई नहीं अब साइड पे हो जाओ। तो ये नहीं, रजिस्ट्रार को ना कहीं से अखबार में, कहीं से, या उससे उसके दोस्तों से, या कंपनी के मैगजीन से, या उसने अपने पोर्टल पे देखा कि भाई वो उससे पैसे उसने ले लिए हैं या कंपनी पैसे दे चुकी है, तो बताए साहब इसका क्या करें, अभी इंतजार करें हम कंपनी के नोटिस का, नहीं, खुद से वो क्या करें, रिलीज कर दे। इन सच केसेस रजिस्ट्रार कैन रिकॉर्ड सेटिस्फैक्शन एंड इन्फॉर्म द पार्टीज नॉट पार्टी। पहले क्या करता था, वो पार्टी को इन्फॉर्म करता था, फिर दूसरी पार्टी को इन्फॉर्म करता था।
तो जब ये 14 डेज के अंदर रजिस्ट्रार के पास जाता, यहां पे रजिस्ट्रार खुद दोनों पार्टीज को इन्फॉर्म करेगा, इवन इफ द कंपनी हैज नॉट गिवन नोटिस, क्योंकि आपको पता है कि पहले कंपनी रजिस्ट्रार को नोटिस इशू करती थी और उसके बाद रजिस्ट्रार ये लेंडर्स को बताता था, लेंडर्स 14 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को जवाब देता था, और फिर वो वहां से अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो फिर कंपनी को बताते थे, ऑब्जेक्शन है तब भी कंपनी को बताता था वो। याद है? तो बताएं शाबाश, इस केस में जब रजिस्ट्रार को ये कंफर्म हो गया कि हो चुकी है पेमेंट, तो इस सूरत में ओके। अच्छा, रेक्टिफिकेशन लफ्ज का मतलब भी बता दें। हाँ, रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफाई मींस गलती को ठीक करना। पॉज कीजिए जी। रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ गलती इन किस में? चार्ज रजिस्टर करते हुए हमने कोई गलती कर दी है। ओहो, कैसे गलती हो सकती है? शाबाश, ये जो टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द चार्जेस में हमने कोई गलती कर दी है। हु कैन अप्लाई? कंपनी क्यों अप्लाई करेगी? कंपनी को तो फायदा है, नुकसान भी तो हो सकता है ना, जरूरी नहीं है फायदा हो। क्रेडिटर को भी, क्रेडिटर का इंटरेस्टेड क्रेडिटर, उसका फायदा नुकसान, और एनी इंटरेस्टेड पर्सन इंक्लूडिंग कैन अप्लाई टू रजिस्ट्रार नहीं, एससीसीपी, रजिस्ट्रार नहीं। रजिस्ट्रार से गलती हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। एससीसीपी गलती तो किसी से भी हो सकती है, गलती तो किसी से भी हो सकती है। मैं किसको बताऊं? अप्लाई टू एससीसीपी, अप्लाई टू एससीसीपी, भूलना नहीं। अब बाकी हर जगह पे रजिस्ट्रार 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 है, इसलिए आसान है, याद रह जाता है। ये इधर ही एससीसीपी है। कब जरूरत पड़ेगी? यानी रेक्टिफिकेशन इज नीडेड व्हेन देयर इज लेट फाइलिंग ऑफ चार्ज या मॉडिफिकेशन। चलो शुक्र है, आसान हो गई, आसान हो गए। दोनों बातें हमने पढ़ी हुई हैं। लेट फाइलिंग ऑफ चार्ज भी हमें पता है और मॉडिफिकेशन का भी हमें पता है, चलो शुक्र है। या मिसिंग डिटेल्स और रॉन्ग इंफॉर्मेशन। मिसिंग डिटेल्स से मुराद पार्टी का नाम लिखना भूल गए, कौन से एसेट पे चार्ज क्रिएट हुआ था वो एसेट के डिटेल लिखना भूल गए, या एसेट के गलत डिटेल लिखे हैं। एसेट ए पे चार्ज क्रिएट करना था, गलती से एसेट बी पे चार्ज रजिस्टर करवा लिया। ओके, तो रजिस्ट्रेशन में यह गलती हो गई। नहीं, रजिस्ट्रार के पास फाइल करवा रहे थे, लेट नहीं, चार्ज तो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाते हैं ना। तो जो डॉक्यूमेंट्स फाइल करवाते हैं, डॉक्यूमेंट्स जो फाइल करवाते हैं उसी में कोई गलती है, या हमने फाइल ही नहीं करवाया, डॉक्यूमेंट्स फाइल नहीं करवाए। कितने दिन के अंदर अंदर फाइल करवाना होता है? 30 डेज के अंदर डॉक्यूमेंट सारे फाइल करवाने होते हैं। हमने 30 डेज के अंदर नहीं करवाए, तो भी मसला किधर जाएगा? एससीसीपी के पास। कंडीशंस फॉर ग्रांटिंग, मर्ज कर दो ना माफ। हाँ, एससीसीपी अलाउज करेक्शन। कब 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 कब? जानबूझ के गलती की हो ना, याद रखना, इसकी गलती, इसकी माफी नहीं है, ये गलती नहीं होती, ये तो गुनाह हो गया। द मिस्टेक वॉज एक्सीडेंटल और ड्यू टू ओवरसाइट। वो बस हम देख रहे थे, जल्दी जल्दी में हाँ का काम हो गया, हमने देखा नहीं। एंड हाँ, जो काम इंटेंशनल होता है ना, बेसिकली उसके पीछे ना हमारा कोई इंटरेस्ट होगा। जो इंटेंशनल नहीं होता, अच्छा बड़ी बड़ी चीजें तो आपको पता है स्किप नहीं हो सकती, छोटा छोटा कोई, इसकी वजह से शेयर होल्डर या क्रेडिटर को कोई नुकसान भी फेयर एंड रीजनेबल का कोई जवाब नहीं होता। फेयर एंड रीजनेबल वो एससीसीपी खुद देखेगा कि अगर हाँ ठीक है तो फिर ओके, यानी अगर वो उसका आपने अच्छे से रो के दिखाया तो फिर वो माफ कर सकता है आपको।
फिर से बताएं शाबाश। रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन किसे कहते हैं? शाबाश। कोई गलती है किसमें? किसमें शाबाश? लेट फाइलिंग में, मॉडिफिकेशन में, शाबाश। रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी है या डिटेल्स जो है वो मिसिंग है, डिटेल मिसिंग है। ओके, एसएससीपी से कब रिलीफ ले सकते हैं? अगर ये एक्सीडेंटल हो, ये नहीं, अगर ये फ्रॉड नहीं, ये मिस्टेकनली है और किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचा, किसी से मुराद क्रेडिटर या शेयर होल्डर, और अगर इनको लगे कि हाँ बिल्कुल ये जस्टिफिकेशन ठीक है, तो उस सूरत में भी हमें रिलीफ मिल जाएगा। शाबाश। अगर एसएससीपी, हाँ हाँ, फिर तो पेनल्टी है, फिर तो पेनल्टी कह रहे हैं कि अगर एसएससीपी ने ना देखा तो बताएं शाबाश। लेट फाइलिंग पे पेनल्टी है कि नहीं? लेट फीस भी है पर प्लस पेनल्टी भी है। ऑर्डर ऑफ द कमीशन, ऑर्डर ऑफ द कमीशन जी, कौन सा मसला था? बताएं शाबाश। अब क्या करेंगे वो, क्या करेगा वो? टाइम एक्सटेंड कर देगा। एक्सटेंड, ओके जी। रॉन्ग या मिसिंग डिटेल, अलाउ करेक्शन ऑफ एरर्स, और इसकी वजह से जो पेनल्टी पे करनी पड़ी थी, ओके बताएं शाबाश। ये हमने रेक्टिफाई, गलत इंफॉर्मेशन थी, रेक्टिफाई किससे करवाई है? एससीसीपी से इजाजत भी ले लिया ना बाद में रजिस्टर करवाने की। अब बताएं शाबाश क्या करें? और रजिस्टर करवाना चाहिए कि नहीं? हाँ करवाए, दोबारा तो गलती नहीं करेंगे ना, गलती को रिपीट नहीं करेंगे। द सर्टिफाइड कॉपी मस्ट बी सेंट टू रजिस्ट्रार विद इन 7 days। तो बताएं शाबाश, नॉर्मल कितने दिन है? 30 days। ऐसी 7 days भी और भी है, वो कौन से हैं? शाबाश। एससीसीपी अगर क्या करें, अलाउ कर दें तो रेक्टिफिकेशन के केस में 7 दिन मजीद मिल जाएंगे। 7 दिन, तो मैक्सिमम कितने दिन है? हाँ शाबाश, अब नहीं गलती हो, अब नहीं करेंगे इंशाल्लाह। रेक्टिफाई कर दिया ना, रेक्टिफाई में तो गुनाह आपके सारे क्या हो जाते हैं? माफी से सारे गुनाह खत्म हो जाते हैं ना। बोलो ना, इसका मतलब ये ऐसे ऐसे जैसे आपने कभी ये गुनाह तो मांगे ना, माफी मांगा करें अल्लाह से। इफेक्ट ऑन प्रीवियस राइट्स। अब बताएं साहब, जब एसएससीपी ने हमें माफ कर दिया तो लेट रजिस्ट्रेशन, ये 7 दिन बाद जो रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, या मॉडिफिकेशन में मसला था या कोई और मसला था, तो इसकी वजह से जो 7 दिन हम लेट हुए हैं डज नॉट अफेक्ट ओरिजिनल राइट्स ऑलरेडी क्रिएटेड बिफोर रजिस्ट्रेशन। ओके, राइट्स नहीं वायलेट होते, राइट्स नहीं वायलेट होंगे, राइट्स। हाँ हाँ, तो जाहिर बात है हम तो नहीं पे करेंगे। फिर से मुझे रिवाइज करवाएं। शाबाश बच्चों, फिर से रिवाइज करवा दे। मॉडिफिकेशन, सेटिस्फैक्शन एंड मॉडिफिकेशन का मतलब क्या था? चेंजिंग टर्म्स, रीपेमेंट इंटरेस्ट, सिक्योरिटी, और ड्यूटी एंड प्रोसीजर, कंपनीज फाइल वेरीफाइड डॉक्यूमेंट विद रजिस्ट्रार। चेंज का मतलब क्या होता है? ट्रीट लाइक अ, ठीक है, बस हो गया। सेटिस्फैक्शन ऑफ लोन, ड्यूटी ऑफ कंपनी इन्फॉर्म रजिस्ट्रार विद इन, रजिस्ट्रार का प्रोसेस क्या होगा? सेंड नोटिस टू लेंडर। ओके, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तो क्या करेगा वो? बाईपास मींस, शाबाश। नो रिप्लाई, ऑब्जेक्शन है, डिले का इफेक्ट क्या होगा? रजिस्ट्रार के पास क्या पावर है? विदाउट इंटीमेशन इफ एविडेंस शो कि वो
पेमेंट हो चुकी है और प्रॉपर्टी रिलीज हो चुकी है। रेक्टिफिकेशन कौन कौन से हो सकते हैं? कंपनी भी अप्लाई कर सकती है, क्रेडिटर भी, या कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन लाइक शेयर होल्डर। व्हेन नीडेड, मिसिंग डिटेल, लेट रजिस्ट्रेशन डज नॉट इफेक्ट, ये भी हमने पढ़ लिया। ग्रांटिंग रिलीफ, अगर एक्सीडेंटल मिस्टेक हो, क्रेडिटर्स या शेयर होल्डर हार्म नहीं हो रहे, इनको कोई नुकसान नहीं हो रहा, और फेयर एंड रीजनेबल। कमीशन ऑर्डर एक्सटेंड कर सकता है, और ऑर्डर कॉस्ट, एसएसपी ऑर्डर्स कितने दिन के अंदर क्या करेंगे? रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर ये जमा करवा देंगे। ठीक है, आसान है, ये मुश्किल है? आसान, बहुत आसान, इंतहाई आसान, इंतहाई आसान, इंतहाई आसान। तो आपको पता है कि ज़्यादातर जो आसान बातें इसमें होती हैं तो एग्जामिनर वो नहीं पूछता। रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर कहां पे रखूं? रजिस्टर्ड ऑफिस में। कीप कॉपीज ऑफ ऑल चार्ज, क्रिएशन, मॉडिफिकेशन, ईच एंड एवरी, सारे डॉक्यूमेंट्स, full detail and in prescribed format. Failure to maintain is in offense, personal liability होगी and fine for omission। और चूंकि है ये रजिस्टर्ड ऑफिस में तो बताएं साहब इंस्पेक्शन कर सकते हैं। शेयर होल्डर या क्रेडिटर फ्री, अदर पर्सन प्रिस्क्राइब्ड। अगर तो वो रिफ्यूज कर दें तो आपको पता है कि इस केस में रजिस्ट्रार के पास जो है वो ऑप्शन है, रजिस्ट्रार के पास ऑप्शन है क्या ऑर्डर करे, भाई दिखाओ इनको, दिखाओ इनको, क्या हो गया है? आप शेयर होल्डर और क्रेडिटर को दे नहीं रहे। ठीक है, चलो उधर से देख लेते हैं, अल्लाह करिए लिखा। कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग मॉर्गेज या चार्ज, कौन सी कंपनी? मस्ट कीप कॉपीज ऑफ ऑल मॉर्गेज और चार्ज डॉक्यूमेंट्स। कहां पे? रजिस्टर्ड ऑफिस। क्या क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे? डॉक्यूमेंट्स क्रिएटिंग चार्ज, डॉक्यूमेंट मोडिफाइंग चार्ज। कंपनीज रजिस्टर ऑफ मॉर्गेज एंड चार्ज, कौन सी कंपनी? ऑल चार्ज एंड एट रजिस्टर। द रजिस्टर मस्ट प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। इफ कंपनी फेल्स टू मेंटेन इट, अगर हमने ये रिकॉर्ड्स नहीं रखा हुआ, कमिट एन ऑफेंस। डायरेक्टर ऑफिसर ओमिट एनी एंट्री, दे आर लाइबल और फाइंड बी। क्या इंस्पेक्ट कर सकते हैं? रजिस्टर एंड कॉपीज ऑफ चार्ज इज अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन। शेयर होल्डर या क्रेडिटर करना चाहे तो, अदर पर्सन करना चाहे तो प्रिस्क्राइब फी पे करेंगे, और अगर कंपनी रिफ्यूज कर दे तो द कंपनी कमिट्स एन ऑफेंस, रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टर ऑफिसर्स आर पेनलाइज्ड एंड रजिस्ट्रार कैन ऑर्डर इमीडिएटली इंस्पेक्शन। ठीक है, वो कह सकते हैं कि भाई फौरन से क्या करो, इंस्पेक्ट करवाओ। 4 लर्निंग ऑब्जेक्टिव थे इस चैप्टर में, कौन कौन से? इंट्रोडक्शन, रजिस्ट्रेशन, मॉडिफिकेशन, सेटिस्फैक्शन एंड रेक्टिफिकेशन, और आखिर में रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर। शाबाश। कोई प्रॉब्लम, कोई सवाल? जो आपके सवाल 1-2 थे ना, वैसे तो अभी तक भूल चुके होंगे वो सवाल, लेकिन ऐसी है ना जी, जब आप घर जाएंगे तो 1-2 सवाल जो है, मैंने इसलिए कहा था कुछ फिल्टर हो जाएंगे, कुछ बातें जो उस वक्त हमारे दिमाग में चल रही होती हैं वो बाद में हमें याद नहीं आती, तो बाद में हमें कन्फ्यूजन नहीं रहती। सो इसलिए जब आप घर जाएं इसको अच्छे से रीड करें, और याद तो मेरा ख्याल हो गया होगा, या 10-15 मिनट में मैक्सिमम आप याद कर भी सकते हैं इसको याद। ये वैसे हाँ हो गया, शाबाश। मुझे लगा शायद 10-15 मिनट मैंने कम बोला है, ज़्यादा ही बोल दिया मैंने। तो इसको याद करें, और फिर कोई सवाल होते हैं तो मैं ज़रूर आपको बताया कि हर लेक्चर से पहले इसको आंसर करता हूँ। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको आंसर करेंगे, और प्रॉबेबली हमारा आखिरी चैप्टर होगा नेक्स्ट लेक्चर में, और वो भी 2 लेक्चर में हम इसको कंक्लूड करेंगे। ठीक है,
ठीक है जी, आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।